चलिए शांत हो जाओ भाई। चलिए आज हम बात करेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, बोहर, उनका पूरा नाम है नील्स बोहर। ठीक है, तो बोहर का परमाणु मॉडल क्या है? जैसा कि आप लोग पीछे देखे होंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल और उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें दो कमियां थी, और वो दो कमी कौन थी? एक था परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या न कर पाना। रदरफोर्ड अपने मॉडल के द्वारा परमाणु के अस्थायी होने की व्याख्या नहीं कर पाए थे, और दूसरा था स्पेक्ट्रम के सतत होने की व्याख्या। समझ में आ गई बात? ये दो कमी रदरफोर्ड के मॉडल में थी। इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, और जब बोहर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया तो प्लांक के चुंबकीय सिद्धांत को अपनाया, और उस सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के जो दोष थे, कमियां थी, उनको दूर किया। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें, बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें नोट करें, बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए प्लांक के चुंबकीय सिद्धांत को अपनाया तथा उसके आधार पर परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया, जो निम्न है। ध्यान देना, रदरफोर्ड की जो कमियां थी, उन कमियों को बोहर ने क्या किया? दूर करने के लिए चुंबकीय सिद्धांत को, प्लांक के चुंबकीय सिद्धांत को अपनाया, और उस सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड की जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर किया और अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो अपने मॉडल में उन्होंने क्या बात बताई जिससे रदरफोर्ड की कमियां दूर हो गई? तो पहले हमें रदरफोर्ड की कमियों को अच्छे से समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि बोहर ने उसे कैसे दूर किया। रदरफोर्ड की जो पहली कमी थी, हमने आपको पहले भी बता दिया कि वो पहली कमी थी परमाणु के अस्थायित्व का होना। परमाणु अस्थायी होता है, लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु अस्थायी नहीं हो पाता। कैसे? क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ति गति करते रहते हैं। ठीक है, और जब ये वृत्ति गति करेंगे
तो उस पे अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होगा और उस अभिकेंद्र त्वरण के कारण गतिक विद्युत्की के अनुसार वो इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा को क्या करेंगे, ह्रास करेंगे, जिससे उनके कक्षक की त्रिज्या धीरे धीरे घटती जाएगी और लास्ट में इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में पहुंच जाएंगे, जिससे परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी परमाणु का विनाश हो जाएगा। इस चीज को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे कि क्यों परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता है, जिससे परमाणु अस्थायी रहता है, ये वो नहीं समझा पाए थे। इस चीज को रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब जब एक्सप्लेन किया तो क्या बात बताई, उसको हम थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, पहली बात रदरफोर्ड ने, ध्यान देना, पहली बात रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि परमाणु के सेंटर में एक छोटा सा भाग होता है जिसमें उस परमाणु का पूरा धनावेश, पूरा द्रव्यमान क्या होता है, निहित होता है, और उस छोटे से भाग को हम नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने भी ये बात बताई थी, बोहर ने भी इस बात को कही। ठीक है, तो पहली बात इन्होंने यही बताई थी, नोट करें। पहली बात कही थी कि परमाणु के केंद्र पर एक छोटा सा गोलीय भाग होता है जिसमें उस परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश स्थित होते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। जिसे परमाणु का क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। पहली बात इन्होंने ये बता दी थी और ये रदरफोर्ड पहले ही बता चुके थे। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई थी अपने मॉडल में, वो ध्यान दीजिएगा, और इसके द्वारा रदरफोर्ड की एक कमियां जो हैं परमाणु के अस्थायी होने की, वो कमियां दूर हो जाती हैं इसी मॉडल के द्वारा जो दूसरा हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, बोहर ने ये कहा कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर सभी वृत्तीय कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं, बस उन्होंने ये कहा था। अब वो वृत्तीय कक्षा कैसा था इसके विषय में उन्होंने चर्चा नहीं की थी, लेकिन बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं वो सभी वृत्तीय कक्षा में नहीं घूमते हैं, वो स्थिर एवं अस्थायी वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। जो कक्षा स्थिर होती है, जो कक्षा स्थायी होती है, उस कक्षाओं में केवल घूमते हैं और घूमते समय वो कभी भी ऊर्जा का ह्रास नहीं करते। ये बात बोहर ने कह दी। तो जब बोहर ने बता दिया कि वो ऊर्जा का ह्रास नहीं करेंगे तो क्लियर हो गया, जब ऊर्जा ह्रास नहीं होगा तो कक्षक की त्रिज्या छोटी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं पहुंचेंगे। क्लियर हो गया ना। तो बोहर ने अपने मॉडल में एकदम स्पष्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में वृत्तिगत नहीं करते हैं, उनके लिए उनकी कक्षाएं
फिक्स होती हैं, स्थिर होती हैं, उन कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन वृत्तिगत करते हैं और बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए करते हैं। ठीक है। अब बात आई कि सर स्थिर कक्षा किसको मानेंगे और किसको अस्थिर कक्षा या अस्थायी कक्षा मानेंगे। तो तीसरी बात में उन्होंने बताया कि सर स्थिर कक्षा वो कक्षा होती है जिसके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का, h/4 पाई का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। जिस कक्षक का कोणीय संवेग h/4 पाई का क्या हो, पूर्ण गुणज हो, उस कक्षक को हम अस्थायी कक्षक कहते हैं। और ऐसे कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। क्लियर हो गया। तो दूसरी बात इनकी लिखिए, लिखें इलेक्ट्रॉन नाभिक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर केवल स्थिर एवं अस्थायी, स्थिर एवं अस्थायी वृत्तीय कक्षाओं में वृत्तिगत करते हैं, वृत्ति गति करते हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर केवल किसमें, स्थिर एवं अस्थायी वृत्ति कक्षाओं में वृत्ति गति करते हैं, सभी कक्षाओं में नहीं। और जब वृत्तिगत करते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तथा वृत्तीय गति करते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, इसलिए इनकी कक्षक की त्रिज्या कम नहीं होती है और ये नाभिक में नहीं पहुंचते हैं और परमाणु अस्थायी रहता है। एक दोष उनका दूर हो गया। चलिए तीसरी बात समझिए। तीसरी बात यह है कि अस्थायी कक्षक होता कौन है। ठीक है, तो लिखेंगे जिन कक्षकों या जिन वृत्तीय कक्षकों का कोणीय संवेग h/4 पाई का क्या हो, पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज हो, उसे अस्थायी एवं स्थिर कक्षक कहते हैं। और ऐसे कक्षक में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए घूमते हैं। ठीक है, अब बात आती है कोणीय संवेग। तो देखिए कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr, और ये जो मान है वो लगभग, ठीक है, h/4 पाई के पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब यहाँ पूर्ण संख्या से आपको गुणा करना होगा, तो पूर्ण संख्या के लिए हम लिख देते हैं n। ठीक है, और इस n का मान जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, ये होता है। जब इसमें इन संख्याओं से गुणा करेंगे तो h/4 पाई का वो संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण गुणज होता चला जाएगा, क्योंकि ये सब पूर्ण संख्या है। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रॉन केवल ऐसे कक्षक में घूमते हैं जिनका कोणीय जो संवेग है
वो h/4 पाई के क्या है, बराबर है, लगभग क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो आप यहाँ बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं, नीचे देखिए एक लाइन बराबर का लिख बनाई गई है। ठीक है ना जी, चलिए ये तीसरी, चौथी बात ध्यान दीजिए अब इनका। चौथी जो बात इन्होंने कही थी, इसी से परमाणु के स्पेक्ट्रम के सतत होने की व्याख्या हो गई। चौथी जो बात कही है, चौथी बात में इन्होंने ये कहा था कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है, ध्यान से सुनना चौथी बात, इसी से रदरफोर्ड का दूसरा जो दोष है स्पेक्ट्रम वाला, वो दूर होगा। चौथी बात में कहा था कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो उसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊर्जा को पाकर अपने निम्नतम कक्षक से उच्चतम कक्षक में चले जाते हैं, यानी उस कक्षक की जो ऊर्जा है उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं, और वहां पर मात्र वो 10⁻⁸ सेकेंड रुकते हैं और फिर रिटर्न होते हैं अपने मूल कक्षक में, और जब रिटर्न होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और वही ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत बनाती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या इन्होंने अपने चौथे इस मॉडल के आधार पर कर दिया था। जैसे मान लीजिए ये नाभिक है और ये नाभिक के बाहर ये कक्षक है, हर कक्षकों की अपनी अपनी ऊर्जा होती है, सब कक्षक का अपना अपना ऊर्जा होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए सबसे कम ऊर्जा किस कक्षक की होगी बताएंगे, जो सबसे बाहर है, जो सबसे बाहर है इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, इस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी। जो सबसे पास वाले कक्षक होंगे उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। क्लियर है ना? तो जब आप बाहर से ऊर्जा दोगे तो जो सब इस कक्षक के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊर्जा पा करके फटाक से ना सबसे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जंप करेंगे, और यहाँ पर ज्यादा समय नहीं रुकेंगे, 10⁻⁸ सेकेंड तक, बहुत कम समय, और उसके बाद तुरंत यहाँ से इधर लौटना शुरू कर देंगे। मान लो इस कक्षक में जब ये गति कर रहे थे तो इसकी ऊर्जा थी E1, और जब यहाँ से जंप करके उच्च ऊर्जा स्तर में आए इसकी ऊर्जा है E2, तो जब यहाँ से यहाँ लौटेंगे ना तो E2 माइनस E1 के बराबर ऊर्जा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, और वही ऊर्जा क्या बनाएगी, स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसके कारण परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत दिखाई पड़ता है। क्लियर हो गया? तो जब किसी भी परमाणु को आप ऊर्जा देंगे तो निम्नतम ऊर्जा स्तर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊर्जा पाकर के उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, और वहां कुछ ही समय रुकने के बाद फिर अपने मूल ऊर्जा स्तर में वापस आता है। तो जो ऊर्जा पाकर यहाँ गया होता है ना, उस ऊर्जा को धीरे धीरे क्या करता है, निकालता है, उत्सर्जित करता है, और वही ऊर्जा क्या बनाती है, स्पेक्ट्रम बनाती है। ये रदरफोर्ड भी नहीं कर पाए थे इसकी बात, तो बोहर ने ये बात बता करके उनके रदरफोर्ड के दूसरे कमी को भी दूर कर दिया था। ठीक है, तो नोट करें, लेकिन जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक के इलेक्ट्रॉन अधिकतम ऊर्जा वाले कक्षक में उत्तेजित होकर
पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक है। तथा वहां 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकने के बाद अपने मूल कक्षक में वापस लौटते हैं, तो कक्षकों के ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा का सतत उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है, सतत प्राप्त होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अधिकतम ऊर्जा वाले कक्षक में उत्तेजित होकर पहुंच जाते हैं और वहां पर 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकने के बाद अपने मूल कक्षक में वापस लौटते हैं, तो कक्षकों की ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा का सतत रूप से क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या हो जाता है, सतत हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चौथा मॉडल रदरफोर्ड के दूसरे कमी को दूर करता है और जो दूसरा मॉडल है, ठीक है, वो उनके पहले कमी को दूर कर देता है। ये ध्यान रखिएगा, बोहर का परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिए फटाफट। ठीक है, देखिएगा कक्षक का कोणीय संवेग h/2π है, गलत हो गया था, 4π में कर दिया था, सही कर लीजिएगा। अब बताइए कितना ऊर्जा उत्सर्जन करेगा ये, बताएंगे। जब परमाणु, इधर देखो भाऊ, जब परमाणु अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आता है तो कितनी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, तो जितनी दोनों के ऊर्जा में अंतर होगा। मान लीजिए इस कक्षक की ऊर्जा 5 जूल है और इस कक्षक की ऊर्जा 20 जूल है, तो न्यूनतम में से तो 20 पे आ गया, जब यहां से लौटेगा तो 20 - 5 15 जूल ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है hν = E2 - E1, लिख लीजिएगा। जो यहां से जब यहां आएगा तो जब वापस जाएगा तो इतनी ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, और यही ऊर्जा स्पेक्ट्रम बनाती है। उसी के नीचे जो चौथा मॉडल लिखे उसी के नीचे हो गया बेटा। चलिए अगला हेडिंग लगाएं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा
कक्षक में ए कक्षक में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में गति कर रहा है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी या उस इलेक्ट्रॉन के पास कुल ऊर्जा कितना होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी कक्षक में वृत्तिगत कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कुल ऊर्जा कितनी होगी, उसी ऊर्जा को हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु को मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में प्रोटॉन भी एक होता है और इलेक्ट्रॉन भी एक होता है। बाकी जितने परमाणु हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या इससे अधिक ही होती है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु और ये उसका नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक में एक धनावेश यानी प्रोटॉन है और इसकी ये कक्षक की त्रिज्या जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा, घूम रहा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुल कितनी ऊर्जा होगी, तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रकार की ऊर्जा होगी। एक होगी गतिज ऊर्जा, वो ऊर्जा इसके गति के कारण होगी क्योंकि ये गति कर रहा है और गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसके गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होगी। दूसरी होगी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्यों होगी, क्योंकि नाभिक धनावेशित है तो नाभिक इस कक्षक पर अपना विभव बनाएगा और उस विभव के कारण इस कक्षक में स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो दोनों ऊर्जा को हम बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों ऊर्जा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। समझ में आई बात। तो यहां लिखेंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में वृत्तीय गति करता है तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो अपने कक्षक में वृत्तिगत करता है तो उसके पास कितनी ऊर्जा होती है, दो। पहली गतिज ऊर्जा, नंबर एक है गतिज ऊर्जा, उसके पास गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा होगी कितनी, गतिज ऊर्जा उसके गति के कारण, इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ये ऊर्जा उसके पास होती है, ठीक है। अगर कोई प्रश्न करता है उसके पास गतिज ऊर्जा क्यों होती है, तो उसका एक ही कारण है, वो है गति के कारण। और होती है कितनी है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत
बल से प्राप्त होता है। ध्यान देना, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन को वृत्तिगत करने के लिए अभिकेंद्र जो बल होता है वो कहां से मिलता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल से। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। ये आर क्या है? इस कक्षक की त्रिज्या है, और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और वी उसका वेग है। और ये अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल से प्राप्त हो रहा है। और वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, यही होता है ना। तो Q1 हो गया नाभिक का आवेश। अगर नाभिक हाइड्रोजन का है तो प्रोटॉन एक होगा, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी अन्य परमाणु का हुआ तो नाभिक का आवेश क्या लिखोगे? Ze। अगर हाइड्रोजन का है तो Z का मान 1 लिखोगे, हीलियम का है तो Z का मान, और लिथियम का है तो Z का मान। अब जिस परमाणु का होगा वो परमाणु क्रमांक क्या लिख देंगे? ये हो गया Q1, और Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो ये हो गया E बटे में हो गया R स्क्वायर। इस R से ये स्क्वायर इधर 1/2 लिख दो, तो इधर भी 1/2 लिखोगे तो आई 1/8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? 1/2 यहां जब लिखोगे 2 चौके 8 हो जाएगा ना। और इधर देखिए ZE बटे R, ये हो गया इलेक्ट्रॉन की गतिज, ये गतिज ऊर्जा का ही तो सूत्र है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई R हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन R त्रिज्या के कक्ष में वृत्तिगत कर रहा है ना, तो उसकी गतिज ऊर्जा इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अब बात आई दूसरी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की। देखिए, स्थितिज ऊर्जा 2 प्रकार की ऊर्जा है उसके पास, तो गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होती है? नाभिक के विभव के, नाभिक के विभव के कारण ये हो गया। ठीक है जी। अब देखो, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुणे विभव, यही होता है ना, या विभव गुणे, यही होता है। स्थिर ऊर्जा का सूत्र यही है, विभव गुणे आवेश। लेकिन जो विभव है वो किसके कारण? नाभिक के कारण। यहां लिखेंगे नाभिक के कारण r दूरी पर क्या? विभव। ठीक है, गुणे क्या? इलेक्ट्रॉन है r दूरी पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हो गया ना, विभव गुणे आवेश। कोई नहीं हो गया। अब देखो, नाभिक के कारण r दूरी पर विभव, तो ये नाभिक किसी बिंदु आवेश की तरह हो गया, और बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का सूत्र KQ/R, KQ/R। K को हम लिखते हैं 1/4 पाई, ये लिखते हैं, और Q क्या है? नाभिक का आवेश। नाभिक का आवेश Z बटे R, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव है, यहां पर लिखेंगे -E। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई R। ये हो गया इसकी स्थितिज ऊर्जा। अगर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात?
ये हो गया स्थिर ऊर्जा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कुल ऊर्जा चाहिए ना। तो कुल ऊर्जा के लिए गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के कक्षक या कक्षक में, ऐसे लिखो, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की क्या, कुल ऊर्जा। तो देखो इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ दो। दिख रहा है ना जी, देखो इधर गतिज ऊर्जा ए है। अब दोनों को देखना, ध्यान से समझना है, यहां पर कुछ जल्दबाजी करने जा रहे हैं, समझना। देखो जेड ई स्क्वायर बाई आर, जेड ई स्क्वायर बाई कॉमन हो जाएगा, 1/पाई एप्सिलॉन भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ 1/8 है, इसमें से 1/4 निकाल लेते, 1/2 बचेगा, बचेगा ना। तो यहाँ लिखते हैं सीधे 1/- और यहां से सब चला गया तो क्या बचा, 1 हो गया। और बाहर आ गया कितना, 1/4 पाई जेड ई स्क्वायर बाय, ऐसे हो गया, समझे हो ना। अब इसी को हल कर लो, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2, और 1 में से 2 घटाओगे तो -1। देखो इक्वल टू हो जाएगा -1/, इसको हल करोगे ना तो इतना आएगा। और इधर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय, अब इसका इसमें गुणा कर दो तो ई बराबर -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय, ये हो गया कक्षक में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास, कोई अगर इलेक्ट्रॉन है किसी कक्षक में घूम रहा है तो उसके पास कुल इतनी ऊर्जा होती है, ठीक है। अगर इतनी ही ऊर्जा उसको बाहर से दे दी जाए तो ये कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। भाई इतना निगेटिव है और जो बाहर से दोगे वो पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, 0। तो इलेक्ट्रॉन कक्षक से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई प्रश्न ये करे कि इतने त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में इतने वेग से गति करने वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा दी जाए कि वो बाहर निकल जाए, तो तुरंत यही फॉर्मूला लगाना और इसी से ऊर्जा को कैलकुलेट कर लेना, इतनी ही ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रॉन, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ये स्थिर ऊर्जा, सब अलग अलग फॉर्मूला में निकाल दिया है, ठीक है, ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना हो। नोट कर लीजिए।